तो हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल इक्वल वेक्टर पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग जो है इक्वल वेक्टर पढ़ने के क्रम में ही उसके पहले हम लोग पढ़े थे मैग्नीट्यूड, कि कोई भी वेक्टर दिया गया है तो उसमें मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब होता है, मापांक कहने का क्या मतलब होता है। तो हम आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे कि आप इसका मापांक निकालिएगा। उसके बाद हम लोग इक्वल वेक्टर पढ़े थे कि उसके लिए क्या क्या शर्त है इक्वल वेक्टर होने के लिए। फिर आप लोगों से हम लोग चर्चा किए थे कि जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो में हम लोग चर्चा किए थे कि जीरो वेक्टर होता है, लेकिन ना ही उसमें डायरेक्शन होता है और ना ही उसमें मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद भी वेक्टर होता है। तो आपसे हम पूछे भी थे कि आप वेक्टर के डिफिनेशन में आपको पढ़ाया गया था कि वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। लेकिन हम लोग ये भी नीचे पढ़े थे जीरो वेक्टर में, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड और इट हैज जीरो डायरेक्शन, यानी इट हैज नो डायरेक्शन, मींस दैट ना ही इसके पास डायरेक्शन है और ना ही मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर कैसे हो गया, ये हम लोग चर्चा किए थे कि इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो मैग्नीट्यूड, बट स्टिल इट इज कॉल्ड वेक्टर बिकॉज वी गेट इट आफ्टर एडिंग टू वेक्टर। तो हम लोग चर्चा किए थे कि कोई 2 वेक्टर जो हम लोग लिखते हैं, कि कोई एक वेक्टर जो है, यदि यहाँ पर कोई वेक्टर ए है और यह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वह 1 है, और सेम वेक्टर जो है इसी मैग्नीट्यूड का सेम लंबाई का कोई दूसरा वेक्टर है, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है, यानी यह वेक्टर जो ए है, तो यहाँ पर माइनस सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि यह वेक्टर ए जो है इस वेक्टर के ऑपोजिट है। तो जैसे हम इस दोनों वेक्टर को सम करेंगे, यानी वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, यानी जब 2 वेक्टर का हम लोग सम करेंगे, इसको हम लोग माइनस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि यह जोगफल है, सम है किसका किसका, वेक्टर ए का और माइनस वेक्टर ए का। तब रिजल्ट आया था जीरो वेक्टर। और हम लोग चर्चा किए थे कि 2 वेक्टर जो होता है उसका जो एडिशन होता है, उसका जो ऐड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, यानी हमेशा वह वेक्टर मिलता है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह जो टर्म है कि यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश क्या है, इकाई सदिश क्या है, उसके विषय में जो हम लोग चर्चा करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर जो है एक पूरे टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है। बेस्ट कहने का क्या मतलब कि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, और यह बहुत बार आपको मिलेगा, वेक्टर में मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, 3 डायमेंशन में, स्ट्रेट लाइन में, प्लेन में, यह हर जगह आपको मिलने जा रहा है। इसलिए यूनिट वेक्टर को खूब बारीकी से देखिएगा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश। नाम ही से मालूम चलता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस यानी जिसका मापांक जो होता है वह 1 हो। यानी कैसे लिखेंगे, अ वेक्टर whose modulus is unity is called यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी दिया गया है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस जो है, जिसका मापांक जो है, वह मापांक यदि यूनिटी है, यूनिटी कहने क्या मतलब है, 1 है, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मापांक 1 है, यूनिटी है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यानी सदिश का एक ऐसा प्रकार, यानी वेक्टर का एक ऐसा प्रकार जिसका मॉडुलस जो है, जिसका मापांक जो है वह 1 होता है, तो उस तरह के सदिश को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यानी अगर मान लीजिए कि यहां पर हम देते हैं कि यहां पर यह कोई वेक्टर ए दिया गया है, तो अगर यह वेक्टर ए यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर का हम लोग जो मापांक निकालेंगे, इसका जो मॉडुलस निकालेंगे, इसके मॉडुलस का वैल्यू जो है वह ऑलवेज जो है 1 होना चाहिए। तो हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि मॉडुलस ए का मतलब जो भी रिजल्ट आता है वह क्या आता है, एक स्केलर आता है, यानी मॉडुलस ए को हम लोग नॉर्मल में सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मापांक निकालने पर, मॉडुलस निकालने पर 1 आता हो, तो उस तरह का जो वेक्टर होता है वह वेक्टर कहलाता है इकाई सदिश। जैसे यदि हम आपसे यह कहें कि वेक्टर ए बराबर 0 i कैप, 0 j कैप और 0 k कैप,
तो जैसे इस वेक्टर ए का मॉडुलस निकालेंगे, तो कल हम लोग मॉडुलस निकालना सीखे हैं, कल हम लोग मापांक निकालना सीखे हैं कि हम लोग मापांक कैसे निकालेंगे। तो इसका जो मापांक होगा वो मापांक होगा, यहाँ पर कर दीजिए सिर्फ आई कैप। तो यहाँ आई का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी 1 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर, यानी रूट अंदर 1 के स्क्वायर यानी 1 रूट 1 बराबर 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर 1 बराबर हो गया 1, यानी यह जो वेक्टर ए है वह यूनिट वेक्टर है। फिर जिन बच्चों को कल मॉडुलस क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर यहाँ देखिएगा कैसे हम मॉडुलस निकालें। आई का गुणांक, जे का गुणांक या के का जो गुणांक है रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ना है, यानी जिस वेक्टर का मॉडुलस का मापांक, उसके मॉडुलस का वैल्यू यानी उसके मापांक का वैल्यू जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो है, उसका मॉडुलस कहिए या मैग्नीट्यूड कहिए, अगर उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 1 आता है तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी यह इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ। तो इस वेक्टर ए का लंबाई जो हो गया वह कितना हो गया, 1 इकाई हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर हो गया 1। अब देखेंगे कि आपके दिमाग में यह बात बार बार चल रहा होगा, कल ही से यह बात चल रहा होगा, इसको सर आई कैप बोल रहा है, इसको जे कैप बोल रहा है और इसको के कैप बोल रहा है। यह क्या है, इसके ऊपर जो यह टोपी पहनाया गया है, यह कैप जो है, यह कैप क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यह तो हम लोग जान गए होता क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मापांक, जिसका मॉडुलस वैल्यू जो होता है वह 1 होता है। तो उस तरह के जो भी सदिश होते हैं, उस तरह के जो भी वेक्टर होते हैं, उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, इन चीजों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आप अपने से भी कोई एक ऐसा वेक्टर का उदाहरण लिखते रहिए जिसका मॉडुलस निकालने पर 1 आ जाए। जैसे हम लिखे हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। आप भी अपने से जो है एक ऐसे वेक्टर का उदाहरण दीजिए जिसका मॉडुलस निकालने पर उसका मॉडुलस का वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है, वह मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है, वह मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 आ जाए। आप अपने से भी कोई एक वेक्टर लिखिए और देखिए कि उस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। इस चीज को ध्यान में रखिए। फिर जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे, फिर एक बार सुनिएगा, अ वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, एक लाइन में जिसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस निकालने पर जिसका वैल्यू 1 आ जाए, तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग कहते हैं क्या चीज, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब हम मानते हैं कि कोई वेक्टर हम लोग के पास ए है, मान लीजिए वी हैव वेक्टर ए, हम लोग के पास कोई वेक्टर ए है और सपोज हम लोग मानते हैं कि यह वेक्टर जो ए है इसका जो मैग्नीट्यूड है वह 5 है। तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 5। इस वर्ड का मतलब हुआ कि यह जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का जो है मापांक जो है वह 5 है। यानी हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग लिए हैं वी टेक वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। यानी हम लोग एक ऐसा वेक्टर ए लिए हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 इकाई है। अब जो है इसका मैग्नीट्यूड 5 इकाई है, तो हम इस वेक्टर ए को जो है इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है। तो ये 5 यूनिट है, तो वेक्टर ए को हम लोग 5 अलग अलग यूनिट वेक्टर के रूप में इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी कैन डिवाइड वेक्टर ए इनटू 5 वेक्टर each of magnitude is unity। यानी हम लोग जो वेक्टर ए है इसको 5 गो अलग अलग वेक्टर के रूप में, 5 गो अलग अलग वेक्टर के रूप में इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड वेक्टर ए इनटू
5 वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यानी 5 को अलग अलग हम लोग वेक्टर में इसको लिख सकते हैं, जिसका प्रत्येक का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, 1 होगा। जैसे इज कॉल्ड into 5 parts is called, each of magnitude is unity is called a cap, यानी जो वेक्टर ए को 5 को हम लोग भाग में लिखेंगे वह प्रत्येक भाग का कहलाएगा ए कैप, क्योंकि ए कैप का वैल्यू कितना होता है, ए कैप का क्या मतलब होता है, ए कैप का मतलब है इसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। इसको समझने के पहले, इसको लिखने के पहले एक वर्ड ऊपर जो है नोट कर लीजिएगा, और वह क्या है थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, जो बार बार दिमाग में चल रहा होगा कैप कैप सर बोल रहे हैं कैप क्या होता है। तो तब यहां से देखिएगा कि थोड़ा सा यह लिखने के पहले शुरू में ही थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि वेक्टर ए is यानी it is denoted by, यानी जो है यूनिट वेक्टर है वह डिनोट किससे किया जाता है, तो यह डिनोट किया जाता है ए और उसके ऊपर एक ऐसे कैप लगा देते हैं। इसको पढ़ते क्या है, यानी रीड एज, इसको क्या पढ़ते हैं, रीड एज ए कैप, यानी इसको पढ़ते क्या है, एक कैप। उसी प्रकार अगर बी के ऊपर ऐसे लगा देते हैं तो इसको पढ़ते हैं बी कैप। उसी प्रकार यदि सी के ऊपर ऐसे साइन दे देते हैं तो इसको पढ़ते हैं सी कैप। यदि डी के ऊपर ऐसे साइन दे देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डी कैप। अर्थात किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर के ऊपर हम लोग एक कैप लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं, और यह दर्शाता है उसके यूनिट वेक्टर को, यानी यह यूनिट वेक्टर हो गए। वही चीज हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, आई कैप, जे कैप, के कैप। और यह जो यूनिट वेक्टर होता है तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो मापांक होता है, वह मापांक जो होता है वह ऑलवेज 1 होता है। तो दो चीज हम लोग अभी तक सीखे। क्या सीखे कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जो इकाई सदिश होता है, वह इकाई सदिश जो है, इकाई सदिश जो होता है उसका मॉडुलस का वैल्यू, उसके मापांक का जो वैल्यू है वह ऑलवेज जो है वह 1 होता है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगर वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर के रूप में लिखना है तो उसको जो है क्या लिखते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट वेक्टर पढ़े हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको एक काम दिए थे कि आप अपने से कोई 2 वेक्टर लिखिए। जैसे हम एक वेक्टर लिखे थे जिसका मॉडुलस निकालने पर, मापांक निकालने पर उसका जो मैग्नीट्यूड था, उसका जो मॉडुलस था वह 1 आया था। उसी तरह कोई 2 उदाहरण आप अपने से लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पर, जिसका मॉडुलस निकालने पर उसका वैल्यू आ जाए 1। अब यह जो यूनिट वेक्टर होता है, यह जो इकाई सदिश होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे। यानी यदि हम लोग के पास, यदि कोई वेक्टर ए है, यदि हम लोग के पास कोई वेक्टर ए है, यहां देखिएगा, यदि हम लोगों के पास कोई वेक्टर ए है, तो यह कोई वेक्टर यदि ए है तो हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यानी इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय। इट इज कहने का क्या मतलब है, इट इज कहने का मतलब है यूनिट वेक्टर। इट इज कहने का मतलब यूनिट वेक्टर, यानी जो इकाई सदिश है वह, तो यूनिट वेक्टर है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे सूचित करेंगे, जो वेक्टर 1 था उसको इकाई सदिश के रूप में, यूनिट वेक्टर के रूप में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे ए और इसके ऊपर एक कैप देंगे जो बार बार आ रहा था। और इसको पढ़ते क्या है, लिखते तो वैसे हैं यूनिट वेक्टर को, अब इसको पढ़ते क्या है इस पर हम लोग ध्यान देंगे, बारीकी से सुनिएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज, क्या पढ़ते हैं, ए कैप, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं ए कैप, यानी ए के ऊपर जो टोपी जो कहिए, आम बोलचाल के भाषा में जो कैप जो कहिए, तो इस कैप को पढ़ते ए कैप। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि हम लोग को वेक्टर बी दिया गया हो,
कोई वेक्टर बी दिया गया हो और इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, इकाई सदिश निकालना हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर बी लिखेंगे और उसके ऊपर जो है वह कैप लिखेंगे, यानी बी के ऊपर जो है एक कैप लिखेंगे। तो हो गया, इसका मतलब हुआ कि यह यूनिट वेक्टर बी है, यानी बी का इकाई सदिश। फिर यदि मान लीजिए कोई वेक्टर ए बी है तो इसको यूनिट वेक्टर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी के ऊपर जो है वह कैप देंगे। आई होप कि अब आप लोग यह समझ गए होंगे कि इकाई सदिश को, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यदि कोई वेक्टर ए है तो इसको डिनोट किया जाता है ए के ऊपर कैप से, यदि कोई वेक्टर बी है तो इसको यूनिट वेक्टर के रूप में बी कैप, यदि कोई वेक्टर ए बी है तो इसको यूनिट वेक्टर के रूप में ए बी कैप। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका क्या होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, या इसमें नोट करने वाली कोई बात है नहीं कि आप किसी भी यूनिट वेक्टर को दिखाएंगे कैसे, तो उसके ऊपर जिस वेक्टर को इकाई सदिश निकालना होगा, जिस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के रूप में दिखाना होगा, उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे या टोपी पहना देंगे, यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखेंगे कि हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा करेंगे कि यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी एक बात आपको 2 बार 4 बार 5 बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि आप इस चीजों को पहली बार में समझ गए, कोई बात नहीं, दूसरी बार में समझ गए, तीसरी बार में समझ गए, एक ऐसा समय आएगा कि निश्चित तौर पर जो है आप सारी बातों को समझ लीजिएगा। बस आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ बनाए रखिए। अब मान लीजिए कि हम यहाँ लेते हैं कि यदि हम आपसे कहते हैं कि we take vector A of magnitude of 5 यूनिट्स, यानी हम लोग कोई वेक्टर ए लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका मापांक जो है वह 5 इकाई है। तो मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं कि किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालना हो, उसका मॉडुलस निकालना हो, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए और उसका मॉडुलस देते हैं, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर 5। यानी इसका मतलब हो गया कि इसका मॉडुलस जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वह 5 है। अब यदि हम इसको लिखें कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 वेक्टर, ईच मैग्नीट्यूड, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1 या यूनिटी इज कॉल्ड ए कैप। यानी आगे लिखा गया है इट कैन बी डिवाइडेड, माने इसको तोड़ा जा सकता है, बांटा जा सकता है, कितना भाग में? इन 5 वेक्टर, माने जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू जो 5 आया है, इसको 5 भागों में तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है? तोड़ा जाने का कोई मापदंड होना चाहिए, कोई उसका मेजरमेंट होना चाहिए, कोई उसका बेस होना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा गया, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, यानी प्रत्येक का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तबे तो 5 गो मैग्नीट्यूड वाला को 5 गो अलग अलग यूनिट वेक्टर में लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इकाई सदिश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मॉडुलस का वैल्यू 5 गो दिया गया है, तो इसको अगर 5 गो यूनिट वेक्टर में अलग अलग नहीं लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इकाई सदिश का मान कितना होता है? 1। तो 5 गो इकाई सदिश वाला को कितना भाग में लिख सकते हैं? तो 5 गो अलग अलग इकाई सदिश के रूप में लिख सकते हैं। यानी वेक्टर ए कैन बी written as sum of 5 यूनिट वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? यानी वेक्टर ए कैन बी रिटन, माने वेक्टर ए को लिखा जा सकता है एज सम ऑफ, माने जोगफल के रूप में, एज सम ऑफ यानी जोगफल के रूप में। किस जोगफल के रूप में? 5 यूनिट वेक्टर। यानी वेक्टर ए को कैसे लिखा जा सकता है? यानी वेक्टर ए बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप
प्लस ए कैप। यानी वेक्टर ए जो वेक्टर ए है उसको 5 गो अलग अलग यूनिट वेक्टर के जोगफल के रूप में लिख सकते हैं। अब इस पूरी बात को क्या लिखेंगे कि यदि इसका हम लोग मॉडुलस निकालें तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर, या अगर इसको सिंपल में ऐसे रखते हैं, ऐसे ही अगर इसको रहने देते हैं वेक्टर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे 5i इंटू ए कैप। अब एक बात बताइए कि यह जब 5a कैप है तो यह 5 किसका वैल्यू है, तो आप यहां से देखिएगा कि यह 5 जो है ये मैग्नीट्यूड होता है, 5 एक स्केलर राशि होता है, 5 क्या है मॉडुलस का मान है, तो इस 5 के बदले हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, यानी यहां से लिख सकते हैं वेक्टर a बराबर इस 5 के बदले क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। ये 5 किसका वैल्यू है, ये a का मॉडुलस है, a का मापांक है, और इनटू a कैप। और कुछ बच्चों को दिख रहा होगा जब यहां से यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, तो आप थोड़ा सा देखिएगा बारीकी से कि यदि यहां से हम लिखें a कैप बराबर वेक्टर a बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, यानी यह जो हो गया आपके लिए बेसिक बातें हो गई कि आज के बाद जब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश निकालना हो, तो वह वेक्टर लिखना है और उस वेक्टर में उसके मॉडुलस से भाग कर देना है। दिमाग में यह बात रहेगा कि यह पूरी बात एक पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, यदि कहीं इसमें आपको डाउट हुआ हो तो कोई बात नहीं है, पूरा चीज में कहीं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यह पूरा जितनी बात पढ़ाया गया है उस पूरी बात का एक लाइन में जो कंक्लूजन होना चाहिए, जो निष्कर्ष होना चाहिए, वह यह है कि यदि कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे a का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर a बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। बस यही इस पूरी बात का जितना यहां से यहां तक आपको बताया गया है, इस पूरी बात का सिर्फ और सिर्फ यही निष्कर्ष है कि यदि a कैप निकालना होगा तो वेक्टर a बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। सिमिलरली क्या हम लोग b कैप को क्या लिख सकते हैं, सोच के बताइए तो, कि b कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि b कैप दिया रहेगा इसी बेस पर क्या लिख सकते हैं, तो आई थिंक कि सबके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि b कैप को हम लोग लिखेंगे वेक्टर b बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। सिमिलरली यदि हम लोग आपसे कहें कि ab, तो अगर ab कैप यानी ab का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो अब क्या लिखेंगे, वेक्टर ab बाई मोड वेक्टर ab। ताई हो कि अब आप समझ गए होंगे कि इकाई सदिश क्या होता है। एक लाइन में जितना अभी तक आप बोर्ड पर बात देख रहे हैं या आप बोर्ड पर से जो भी बातें आप नोट कर रहे हैं, जो भी बातें आप लिख रहे हैं यहां से, इस पूरी बात का एक लाइन में निष्कर्ष यह है कि यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा सदिश जिसका जो मापांक होता है, उसका मॉडुलस जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, उसका वैल्यू जो होता है वह हमेशा जो है वह 1 होता है। सबसे पहला चीज, उसको दर्शाते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, पढ़ते क्या है ए कैप, बी के ऊपर बी कैप, राम का यूनिट वेक्टर है राम कैप। ऐसे जो है जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर के ऊपर जो है हम लोग एक कैप लगा देते हैं। फिर जो है यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है वह वेक्टर लिखेंगे और नीचे उसका मॉडुलस से, उसके मॉडुलस से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा और फाइनल में यह सब निष्कर्ष लिख लीजिएगा, यह सारे रिजल्ट लिख लीजिएगा। अब हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं और एग्जाम्पल कुछ देते हैं कि कैसे हम लोग कोई वेक्टर दिया गया है तो उस वेक्टर का हम लोग जो है वह यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यह जो वेक्टर होता है वह डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। यह जो है यह दिशा बताता है, कैप जो है यह डायरेक्शन का काम करता है, दिशा बताता है। अब जो है हम लोग कुछ उदाहरण पर काम करेंगे। आई होप कि आप लोग इन चीजों को लिख लिए होंगे, या अगर नहीं भी लिखे होंगे तो चूंकि यह वीडियो जो शूट करके आप पर भेजा जा रहा है, आप उसको रोक करके लिख करके तब फिर आगे बढ़ सकते हैं। यह चूंकि ऑनलाइन क्लास है नहीं कि आपका छूट जाएगा।
तो अब देखिएगा हम कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं कि उस उदाहरण में जो है कैसे जो है आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब आप देख रहे होंगे कल जो हम लोग एक बात पढ़े थे मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कोई वेक्टर दिया गया तो उसका मापांक कैसे निकालेंगे। आप इस बात को देख रहे होंगे कि यार यूनिट वेक्टर निकालने में उस बात की जो है वह आवश्यकता है, अर्थात प्रत्येक एक टर्म जो है प्रत्येक आगे वाले टर्म से कनेक्टेड है, प्रत्येक आगे वाले टर्म से रिलेटेड है। इसलिए आप कभी मत यह बात सोचिएगा कि एक टर्म छूट ही गया तो क्या हो गया, 5 मिनट हम बैक ही हो गए तो क्या हो गया, ऐसा जो है आप कभी नहीं सोचिएगा। हर एक टर्म जो है एक दूसरे टर्म से जो है वह रिलेटेड है। जैसे कल हम लोग जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर पढ़े हैं वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आज आपका यूनिट वेक्टर निकालने में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिएगा यहाँ जो अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया गया है, यदि हम आपसे कहें कि यदि यहाँ पर कोई वेक्टर आपको ए दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, अगर यहाँ लिखते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और हम आपसे पूछते हैं कि बताइए ए कैप यानी ए का यूनिट वेक्टर निकालिए, यानी ए कैप बराबर क्या होगा। तो आप अभी पढ़े हैं कि ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यही ना पढ़े हैं। तो अब हम लोग यहां से देखते हैं कि सबसे पहला काम इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो भाई इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर, तो कल हम लोग पढ़े हैं कि जो आई कैप आपको दिख रहा है या जो जे कैप दिख रहा है या जो के कैप दिख रहा है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसके जो गुणांक है उसके गुणांक को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू हो जाएगा √6। चेक कर लीजिएगा। अब यहां से जब हम लोग ए कैप निकालेंगे तो हम लोग यहाँ क्या पढ़े, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अर्थात अब ए कैप बराबर वेक्टर ए का मान लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब इसके मॉडुलस इसमें भाग करेंगे यानी √6 से इसमें डिवाइड करेंगे। आप चाहे तो यहां भी रहने दे सकते हैं या अगर चाहते हैं इसको और बेस्ट तरीका से और बेहतरीन तरीका से लिखें, इसके प्रत्येक टर्म को अलग अलग ब्रेक करके लिख दीजिए। तो कैसे इसको आप लिख सकते हैं कि ए कैप बराबर 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। आप ऐसे भी इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी 1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। अब देखिएगा कि आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सर आप उसी समय से पढ़ा रहे हैं कि जो इकाई सदिश होता है उसका मॉडुलस निकालने पर, उसका मापांक निकालने पर, उसका मैग्नीट्यूड निकालने पर उसका वैल्यू कितना बता है, 1 बता है। तो अगर यह यूनिट वेक्टर है तो इसका अगर आप मापांक निकालते हैं, हम लोग इसका मापांक निकालते हैं, इसके मापांक का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आइए इसको हम चेक करते हैं कि यह सवाल जो हम लोग बनाए हैं वह सही है कि ऐसे ही अलबल हो गया है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से कि अगर इसका हम लोग मापांक निकालते हैं, वेक्टर ए का मापांक निकालते हैं, तो मापांक में हम लोग क्या बताए थे कि यदि यह यूनिट वेक्टर है तो इसके आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करेंगे। यदि ए आ गया तो अब सही है, अन्यथा कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। अब आइए चेक किया जाए कि यह वेक्टर ए है, इसका मॉडुलस निकालिए, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब देखिएगा यहाँ पर ए कैप है, ए कैप कहने का क्या मतलब है, यानी अब उसके आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसको जो है आप ऐड कीजिए। 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस 2/√6 का होल स्क्वायर प्लस 1/√6 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिए तो देखिए तो आ रहा है 1, नहीं भी आए तो किसी तरह 1 ला दीजिएगा। क्या देखिए 1/6 और यहां हो गया 4/6 और यहां कितना हो गया 4 1 5, तब बिना सोचे 1 लिख दीजिए। नहीं जी, कैलकुलेशन कीजिए, इतना ही आएगा। फिर 6/6 यानी √1 अभी कितना चल रहा है, 1 ही चल रहा है नहीं, अर्थात
अब आप देख रहे हैं कि एक कैप का जो यूनिट वेक्टर है, इसका जो आप मॉडुलस निकाले तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अर्थात यह जो हम लोग सवाल बनाए वह सही है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप निकालिए इसका यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई वेक्टर ए दिया गया है, ए बराबर लिखे हैं -2i प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी बराबर दिया गया है √3i प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर सी बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। तो तीनों सवाल का जो है आप लोग इकाई सदिश निकालिए और निकाल करके जो है वह बताइए कि यह तीनों सदिश का जो इकाई सदिश है क्या होगा, इसका डाटा जो है वह क्या होगा, उसको आप लोग जो है निकालिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी सदिश आपको दिया जाएगा तो उस सदिश का जो है इकाई सदिश क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यानी जो वेक्टर दिया गया है उसमें उसके मॉडुलस से भाग कर दीजिए। मॉडुलस कैसे निकालना है कल हम लोग पढ़े थे, आज फिर सुन लीजिएगा। जिस वेक्टर का मॉडुलस निकालना है उस वेक्टर में जो i j k का कोफिशिएंट होता है उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है कि इसका मॉडुलस निकालने पर, इसका मापांक निकालने पर इसका वैल्यू जो है वह हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम लोग इसको चेक किए कि इसका मॉडुलस निकाले, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 आया। इसी बेस पर आप वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी का मान और वेक्टर सी का मान, यह तीनों बात आप लोग निकालिए इसका इकाई सदिश। याद रखिए मैंने पहले भी बोला यह वेक्टर आपको पूरा वेक्टर 3D में पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यह वेक्टर बहुत 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 ज्यादा यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वेक्टर को आपके दिमाग में विशेष तरीका से रखना है। अब आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेक्टर का कुछ और प्रकार है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप अपने से भी बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं या किताब एक्सरसाइज खोलिएगा तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसको अब हम मिटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके और इसको बैक करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं। निकाल लिए तीनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले। आवाज नहीं आ रहा है जी, कितना शांत है क्लास। आवाज नहीं आ रहा है, आने लगेगा बहुत जल्दी, कोरोना खत्म होगा आवाज आने लगेगा। नहीं चलिए फिर हम लोग यहां देखते हैं वेक्टर का एक प्रकार, लाइक वेक्टर यानी समान सदिश। लाइक वेक्टर किसे कहते हैं देखिएगा, अ वेक्टर having same sense of direction, a vector having same sense of direction, a vector having same sense of direction is called like vector, is called like vector. A vector having same sense of direction is called like vector। क्या मतलब हुआ, एक ऐसा वेक्टर जिसका दिशा जो है सेम है, इस तरह का वेक्टर, जैसे हम लोग का है यहाँ पर कोई वेक्टर ए है, यहाँ पर कोई वेक्टर बी है, तो यह वेक्टर को देख रहा है कि ये सारे वेक्टर जो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, इसको हम कहेंगे सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। और सेंस में आप पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे तो आप याद कीजिएगा सेंस का मतलब बताए थे डायरेक्शन, दिशा, यानी यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ये दोनों वेक्टर जो है लाइक वेक्टर के अंतर्गत आएंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आपसे पूछेंगे अनलाइक वेक्टर बताइए, लाइक वेक्टर हो गया कि वैसा वेक्टर वो सभी वेक्टर जो एक ही दिशा में गति करते हो, एक ही दिशा में जा रहे हो, तो सब कुछ लाइक वेक्टर हो गया। तो जब आपसे अनलाइक वेक्टर के बारे में पूछा जाएगा और समान सदिश के बारे में पूछा जाएगा तो दिमाग में आपका यह बात चलना शुरू हो गया होगा, क्या चल रहा होगा कि अनलाइक यानी लाइक में जब सेम डायरेक्शन है
तो कॉमन सेंस की बात है कि अनलाइक में क्या हो जाएगा, अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, अर्थात आपके दिमाग में डिफिनेशन भी चल रहा होगा, या डिफिनेशन देख करके आपको ये भी लग रहा होगा कहां क्या चीज चेंज करना है। नहीं, कि अगर लाइक वेक्टर में वेक्टर हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइक वेक्टर, तो अनलाइक वेक्टर में क्या होगा, अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी सब कुछ सेम रहेगा। कहां चेंजिंग होगा आपके दिमाग में चल रहा है, लिखिए तो अनलाइक वेक्टर, अपने से लिखिए अनलाइक वेक्टर। यानी अनलाइक वेक्टर में क्या होगा, चिंता मत करिए, हम खुद लिख देते हैं अनलाइक वेक्टर। जो तेज बच्चे होंगे इनके दिमाग में चल रहा होगा ये फिर क्यों लिखा रहा है बताइए दिए। जो कमजोर बच्चा होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, लग रहा है कि सॉरी बलुआ के निकल जाएंगे आगे का। ऐसा बात नहीं है, हर एक टर्म हर एक शब्द जो है वो हम एक एक शब्द को 3 बार 4 बार चर्चा करेंगे, 3 बार 4 बार बोलेंगे, हर एक शब्द को प्रयास किया जाएगा कि सारा चीज लिखाया जाए, सारा चीज समझाया जाए। तो क्या आप जो अपने भाषा में लिखे थे आपके दिमाग में चल रहा था उसको आप क्या लिखिएगा, a vector having same sense के बदले अब क्या हो जाएगा, वेक्टर having opposite sense of direction, opposite sense of direction, यानी एक ऐसा वेक्टर कि जो कि सेम डायरेक्शन में नहीं हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में हो। जैसे यदि यहां पर हम कहते हैं कि यह वेक्टर ए है तो यह क्या हो गया वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए जिधर चल रहा है या ई घाट तो यह हो गया बी घाट, यानी दोनों क्या हो गया, ऑपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, ऑपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन। यानी अनलाइक वेक्टर वह सभी वेक्टर जो क्या हो, उनका सेंस क्या हो, ऑपोजिट हो, उल्टा हो, तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अनलाइक वेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर क्या है देखिएगा, एनी नॉन जीरो वेक्टर, इसमें बहुत कुछ नहीं, एनी नॉन जीरो वेक्टर, यहां देखिएगा एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड, आप चिंता मत कीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको सब लिख सकते हैं, यह लाइव क्लास नहीं है कि आपका छूट गया जो छूट गया, आप इसको फिर बैक करके रोक करके और लिख सकते हैं। कभी भी आप अंग्रेजी हिंदी पर ध्यान देने का प्रयास मत कीजिएगा कि सब अंग्रेजी में लिखा रहा है। यहाँ के बाद अब जहां भी आप पढ़ने जाइएगा तो राष्ट्रभाषा हम लोग पढ़ते हैं हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, जैसे यहाँ से आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो आप वहां पाइएगा और फील कीजिएगा कि हमको हर एक चीज थोड़ा 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 यह चीज जानना चाहिए था, और उस वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम फील होगा। इसलिए आप इन टर्म को देखिए, हर अंग्रेजी के टर्म को देखिए और खुद से फील कीजिए, जो बात समझाया जा रहा है उस बात को सुनिए कि जैसे यहाँ पूरा लिखा गया है, पूरा भाषा में लिखा गया, दोनों वेक्टर का डेफिनेशन लिखा गया, लेकिन एक लाइन में निष्कर्ष क्या है कि वह सभी वेक्टर जिनकी दिशा एक समान हो, एक दिशा में चल रही हो तो लाइक है, और जिनकी दिशा जो है अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक ईस्ट में चल रहा है तो दूसरा वेस्ट में चल रहा है, तो इस तरह के जो वेक्टर है वो अनलाइक वेक्टर हो गए। यूनिट वेक्टर यानी जिसका मापांक का वैल्यू, जिसका मॉडुलस का वैल्यू, जिसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू एक हो, यूनिट वेक्टर है। तो कभी भी आप इन चीजों पर फोकस मत कीजिएगा, इंग्लिश सहित आपको सब कुछ जानना है। एक ऐसे विद्यार्थी जिसको पढ़ के कुछ करना है वो वर्ड से भागेगा नहीं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप मान लीजिए एप्पल का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, और एप्पल का स्पेलिंग नहीं जानते और आप पूछना भी नहीं चाहते हैं कि हम पूछेंगे तो लाज लगेगा, तो आप यह चीज याद रखिए कि हर एक छोटा चीज अगर आप नहीं जानिएगा, नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा, जो चीज नहीं जानते उससे भागिएगा, वही चीज आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। तो क्यों हम उन चीजों से बार बार भागेंगे जो नहीं समझ में आ रहा है। प्रयास करेंगे स्टेप वाइज उस बात को समझे, उस पर काम करें, उस पर कॉपरेट लें और उसको समझने का प्रयास करें। जैसे हम बोले क्या कि मान लीजिए कि समझ रहे छोटा चीज है, क्या हम पूछेंगे कैसे ही बात कहेंगे। तो मान लीजिए कि आप किसी चीज का आप कैट का स्पेलिंग नहीं जानते हैं और आप सोच रहे हैं हम आईएससी में पढ़ते हैं, कैट का स्पेलिंग कैसे पूछेंगे, नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि पूछेंगे तो सर कहेंगे गधा है, यही ना। तो मान लीजिए कि आप एक जगह गाधा
बनने से नहीं पूछे कि अगर हम पूछेंगे तो सर कहेंगे गधा है। तो समझिए कि इस कैट का स्पेलिंग यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके जीवन में जहां जहां कैट का स्पेलिंग आएगा उन सभी जगहों पर आपको शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ेगा, हर जगह पर। तो जो बार बार गधा बनने से अच्छा है कि एक ही बार अच्छा तरीका से गधा बन जाए और उन सारा चीजों को खूब अच्छा से सीख लें। इसलिए हर एक बात जो आप नहीं जानते हैं कल तक उस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि यह कहता क्या है। मान लीजिए 4 लाइन में पूरा अंग्रेजी लिखा गया है तो भाई इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या कहता है। मैथ का मतलब नहीं है कि आप परिभाषा रट के बताइए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह इसका आशय क्या है, इसका सारांश क्या है, ये कहता क्या है, इन चीजों पर। और वह कोई भी इंग्लिश होगा उसको इतनी चर्चा आदमी कर दिया जाएगा कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा ऐसे ही जस्ट किल द टाइम, लेकिन जो वीक बच्चे होंगे चाहे जो इंटेलिजेंट बच्चे भी जब नवंबर दिसंबर में जाएंगे तो उनको ये बात समझ में आ जाएगा कि बात बारंबार क्यों चर्चा किया जा रहा था, बारंबार क्यों कहा जा रहा था, उसका क्या मतलब था। इसका यही मतलब था कि लास्ट में पढ़ते पढ़ते आपके पास मैथ इतना ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए, और विशेषकर मेरा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो आपके दिमाग में ऐसे रहना चाहिए कि वो सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए, उसको आपको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इतना ज्यादा बार आप सुनिए, रिपीटेशन हो, वह बात आप इस तरीके से सराउंडिंग में घेर ले, उतना जो 55-56 नंबर का जो पोर्शन है वह पूरा आपका जो है 100% जो है वह क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा लाइक पढ़ लिए और लाइक पढ़ लिए। अब देखिएगा प्रॉपर वेक्टर, यानी प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर कुछ नहीं है, बस ये नाम का एक वेक्टर है। एनी नॉन जीरो वेक्टर, एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। तो इसका क्या मतलब है, यानी जीरो वेक्टर को छोड़ दीजिए तो बाकी जितना वेक्टर का प्रकार आप पढ़ते हैं वह सभी जो है क्या है, प्रॉपर वेक्टर है। यानी एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर, यानी प्रत्येक नॉन जीरो वेक्टर जो है वह क्या कहलाता है, प्रॉपर वेक्टर कहलाता है। आज जितना बात आप पढ़े हैं और पीछे भी 2 दिन में आप जितनी बातों को पढ़े हैं उन सारी बातों को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और आप थोड़ा सा भी नहीं घबराइएगा, जब आप जुड़ गए हैं सिलेबस पूरा करना, हर एक सवाल बनाना, हर एक काम आपका कंप्लीट करवाना, वो कंप्लीट हम लोगों की जिम्मेवारी है। इसलिए जितनी बात आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, आप उन बातों पर विशेष फोकस कीजिए और विशेष रूप से आप उन बात को समझने का प्रयास कीजिए, उस पर काम कीजिए। आप कभी भी आवश्यकता से ज्यादा इंटेलिजेंट बनने का प्रयास नहीं कीजिए। आपको जो भी बात कहा जाता है उसको फॉलो आउट कीजिए। आप खुद नवंबर दिसंबर में फीडबैक दीजिएगा कि हर चीज का क्या महत्व है, क्या इसकी आवश्यकताएं थी। तो आज जितने भी तीसरा आपका वीडियो है ये तीनों चीजों का अपडेट कीजिए। फिर जो कल बाकी जो आपका वीडियो है वह कल हम लोग चर्चा करेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आप ये सारा चीज रिवीजन करते होंगे और आप अच्छा से पढ़ते होंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके।